Hello, my dear students, my dear 7th class. So, today we are going to start chapter number 4 of geography. As you know, in the past 2 or 3 months, maybe I'm not sure. I think in April, in the month of April, in the last of the April of month, we started the chapter number 5, and I forgot that chapter number 4 is not completed yet. So from today we are going to start chapter number 4, and after that we make a proper revision of chapter number 5 and notes and question answers. सो डोंट बी वरीड, आप परेशान नहीं हो। अगर आपने नोट्स चैप्टर 5 के पहले कर लिए हैं तो इट्स ओके, उसको बने रहने दीजिए। आज जो आपका चैप्टर 4 स्टार्ट होगा आप उसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करेंगे और आफ्टर दैट वो चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। वो बाय मिस्टेक गलती से ऐसा हो गया था, हमें भी ध्यान नहीं रहा था, तो ये छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है और इतना प्रॉब्लम भी नहीं आपको आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 एयर। अब पूरा आप एयर के बारे में ही समझेंगे और जानेंगे कितने टाइप की गैसेस होती हैं एनवायरनमेंट में, क्या क्या यूज़ हैं इसके, और आप इसको और भी तरीके से अच्छा समझेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर के लिए अगर हम कहें कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप कहेंगे कि जो हमारी अर्थ है बेटा वो एक ह्यूज ब्लैंकेट मतलब एक ऐसा लगता है एक परत सी है कोई हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ। क्योंकि हम जहाँ तक देखें कि जो लैंड है या स्काई है, हमें ऐसा लगता है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं किसी एक पॉइंट पे जाके, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि वो उसके और भी बहुत आगे जाके कहीं मिल रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पूरा आसपास इन द डायरेक्शन ऑफ आवर रेजिडेंस, हमारे अर्थ, हम जहाँ रहते हैं, हम देखें तो एक बहुत बड़ा एक ब्लैंकेट सी है, एक चादर सी है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो सराउंडेड है, हम उससे घिरे हुए हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे ह्यूमन नेचर की बात हो, चाहे प्लांट नेचर की बात हो, चाहे एनिमल्स की बात हो, वो सब डिपेंड हैं अर्थ पे और इस एटमॉस्फेयर पे फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीने के लिए। सर्वाइवल का मतलब होता है कि जीने योग्य, अपने लिवलीहुड के लिए भी। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। सबसे बड़ी बात है कि जो एटमॉस्फेयर है ये हमको एयर प्रोवाइड करता है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ द सन रेज, और ये हमें बचाता है सन की जो मतलब ये रे होती है ना बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, हार्मफुल जो रेज होती हैं, स्किन कैंसर और स्किन के बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, तो वो उन सब चीज़ों से बचाता है। अब आप कहोगे सर वो कैसे, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ओजोन एक गैस है, उसकी एक लेयर है अर्थ पे, वो एब्जॉर्व करती है हीट को, और जितनी हमें नीड होती है सिर्फ उतना भेजती है अर्थ पे। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर ये एटमॉस्फेयर का चादर ना हो हमारे पास प्रोटेक्शन का, वी वुड बी बेग्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन। हम सब जिंदा नहीं बचेंगे सन की हीट की वजह से। ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। दिन में तो ये हालत होगी कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी हीट की वजह से, और रात में बेटा हम फ्रोज़न जमी हुई हालत में आ जाएंगे, क्योंकि इतनी सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ही अपने आप में हीट को एब्जॉर्व करके अर्थ पे रखता है। अगर वो नहीं रखे तो रात में ठंड बहुत होगी, मून की वजह से भी और अपने टेम्परेचर की वजह से भी। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्व करती हैं हीट को। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर, ये जो हवा का मास है, हम मास मतलब अपने साथ वेट प्लस जी की वैल्यू। अब ये साइंस का टर्म है, थोड़ा सा आगे भी समझेंगे आप। सबके भी साइंस के सर आप पढ़ाएं आपको, तो आप उनसे पूछना सर मास क्या होता है। एक्चुअली बेटा वेट में ना जी, स्मॉल जी होता है, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। ये वही ग्रेविटेशनल वैल्यू है कि जब ऊपर से कोई चीज़ गिर रही होती है स्टूडेंट आपकी, तो वो इसी स्पीड से गिरती है।
9.8 मीटर पर सेकेंड अर्थ की तरफ। तो जो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वैल्यू है जी, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का बेटा मास मिल जाता है, वेट इंटू जी, ये वैल्यू होती है बेटा। m इज इक्वल्स टू, सॉरी मैं गलत बोल गया, w इज इक्वल्स टू m इंटू जी, मतलब वेट निकालने के लिए मास और g से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उस चीज़ का वेट मिलेगा, यानी कि g रहता ही रहता है मास के साथ। ये केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, आपको साइंस वाले सर भी बता देंगे ये। दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल। ये जो अर्थ का मास है ना बेटा, इसकी वजह से, सॉरी एयर का जो मास है उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है अर्थ पे वो बेटा लिवेबल, रहने लायक बनता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है अपने साथ, तो इसकी वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन ठंडी गैस होती है, CO2 भी है वो गर्म गैस होती है, ऑक्सीजन भी है जो हमारे लिए, आपके लिए, हाँ ब्रीदिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, जीने के लिए वही चाहिए। तो आप सोच के देखें, अगर इन चीज़ों में कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हो जाए तो हमारा अर्थ पे जो नेचर है या हमारी जो लाइफ है वो कैसे हो सकती है, ये चीज़ सोचने वाली है। ठीक है, अब हम यहाँ से ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में भी बहुत क्वेश्चन आएंगे और आपके नोट्स भी बहुत प्रॉपरली बनेंगे, और जो डायग्राम अभी आपका आएगा ये आपको ड्रॉ भी करना है नोटबुक में कलर करके। ठीक है, ज़रा करते हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। क्या आप ये जानते हैं कि जो गैस हम ब्रीदिंग के साथ लेते हैं अपने लंग्स में वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर है? क्या आप जानते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आंसर क्या दे रहा है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि बेटा सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऑक्सीजन है आपकी वो, और जो नाइट्रोजन है आपकी वो दो गैसें ऐसी हैं जो आपके एटमॉस्फेयर को बहुत बल्क में अपनी जो अमाउंट है उसको बताती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या है आगे? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेज़र क्वांटिटीज़। ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है स्टूडेंट्स, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 जिसे हम छोड़ते हैं, एक हीलियम होती है बहुत हल्की गैस होती है, और ओजोन, देखो ये ओजोन वही गैस है बेटा जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर से जो हीट आ रही है सन की उसको ये एब्जॉर्व करता है, और जितनी नीड अर्थ पे होती है सिर्फ उतना भेजता है। ठीक, और हाइड्रोजन तो है ही है, आप जानते हैं। लेकिन ये जो बाकी की जो गैसों की बात की गई है, हीलियम, CO2, आर्गन, ओजोन, ये सब लेस क्वांटिटी में, कह रहा था ना यहाँ पे लेज़र क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा दो गैसें हैं ये वाली, एक तो नाइट्रोजन है बेटा और एक दूसरी ऑक्सीजन है, ये सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ये तो सब जानते हैं, आप जब भी आपकी खिड़की से दरवाजे से अंदर धूप आ रही हो आप देखेंगे कि बहुत टिनी पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर आप नॉर्मल आँखों से देखें तो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे सन की रोशनी खिड़की से या दरवाजे से अंदर घर की तरफ आती है, किसी भी जगह आप बैठे हों तो आप देखेंगे कुछ गंदगी सी उड़ रही है, लेकिन आप उस धूप के पोर्शन से हट के अलग देखें उसी सेम जगह पे तो आपको अपनी आँखों से कुछ दिखाई ही नहीं देगा। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें हमारे एयर में रहती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम आपको बेटा ड्रॉ करना है नोटबुक में, आज ही करना है। बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि जो ये नाइट्रोजन वाला पोर्शन है बेटा वो 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। तो सबसे ज़्यादा मिक्सचर इन दो गैसेस का है, ऑक्सीजन का जिसे O2 बोलते हैं और नाइट्रोजन जिसे N पढ़ते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0. ये पतली सी लाइन है उतना है, आर्गन 0.93% है, जो ऑल अदर गैसेस हैं बेटा वो 0.04% में आती है। ये कंपोजिशन है हमारे यहाँ, ये वैल्यूबल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, आपकी नॉलेज के लिए भी, और आपके एग्ज़ाम के लिए सिंपल सी बात, टेस्ट वगैरह जो भी हों
आप सीख के चल रहे हैं ये सारी चीज़ें, आपको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, तो ये सब आपको प्रॉपरली नोट्स में बनाना होता है। ठीक है, देखिए द पाई चार्ट गिव यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। अभी हमने इसको पढ़ लिया है बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर हैं वो हमने पढ़ लिया है। यही हेडिंग आपको डालनी है और उसके बाद आपको ये वाला डायग्राम ऊपर वाला बनाना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। आप भी जानते हैं कि हवा में बेटा सबसे ज़्यादा बड़ी गैस है वो कौन सी है क्वांटिटी में? नाइट्रोजन। ठीक है, When we inhale, जब हम सांस लेते हैं, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it। हम हमेशा ध्यान देते हैं बेटा कि कुछ अमाउंट जो होता है ना वो हम अपने लंग्स में लेते हैं, एक्सहेल, और एक्सहेल मतलब बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को ही हम अंदर, इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, इन करना, और एक्सहेल मतलब एग्जिट कर देना, बाहर की तरफ निकाल देना। तो ये हम अमाउंट नाइट्रोजन का बहुत सारा लेते हैं जब हम इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे है बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को बेटा नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। सिंपल सी बात ये, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो नाइट्रोजन जो है एयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ये बात हमें पता चली। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट टू फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज़ इट। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो मिट्टी में होते हैं, और रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं पौधों की, प्लांट्स की, उन वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं, एयर से। ठीक, मतलब उन्होंने नाइट्रोजन वहाँ से गैदर किया और उसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं जिससे कि प्लांट्स को चाहिए। अपनी जड़ों के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए वो नाइट्रोजन की जो पार्टिकल्स या नाइट्रोजन की जो अमाउंट है ना, वो पौधों को देते हैं। कौन देते हैं बेटा? बैक्टीरिया देते हैं। प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो CO2 लेते हैं हमसे। फिर दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सो दे कैन ब्रीथ एज दे ब्रीथ। हम जो सांस लेते हैं बेटा, ह्यूमन और एनिमल दोनों, वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद फोटोसिंथेसिस के बारे में पता हो बेटा। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो हम ऑक्सीजन उनसे लेते हैं, हमारे एनिमल्स उनसे लेते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। और इस वजह से क्या होता है कि अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है ऑक्सीजन की, वो बराबर बनी रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। और अगर हम पेड़ काट देंगे बेटा, तो सिंपल सी बात है कि बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने ये दो चीज़ें पढ़ी थी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है लास्ट में। लेकिन उससे पहले ना दो चीज़ें हमारी छूट रही हैं बेटा। वो क्या है ज़रा आप देखें, डू यू नो पे चलते हैं, जो चैप्टर की शुरुआत में था। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। ये चीज़ समझने वाली है। अब आप इसका मतलब समझें बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये हीट बढ़ाती है। ये एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप ये समझ लें कि टेम्परेचर बढ़ाना। अभी आप इतना समझें, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपको किसी दिन और समझाएंगे बेटा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस? जो हीट को बढ़ाते हैं, हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। तो ये इफ़ेक्ट करता है ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। ये जो हमारी अर्थ से हीट निकल रही है ना, ये उसको एब्जॉर्ब करके एज इट इज़ वहीं का वहीं रखता है, ये ग्रीन गैसेस। तो इससे क्या होगा, अगर ये बाहर नहीं जाएगा, मतलब उसको और ऑब्जॉर्व करके हीट को बढ़ाता रहेगा, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो हिमालय है या फिर आपकी जो पूरे अर्थ के टेम्परेचर पर इतनी गर्मी बढ़ रही है ना, टाइम से बारिश नहीं हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, पहाड़ों पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीट की वजह से। आगे क्या लिखा है? इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी गैस कहते हैं बेटा? ग्रीन हाउस गैस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्रैप करती है हीट को अर्थ के सरफेस से और एज इट इज़ रखती है, इसलिए।
एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अच्छा, ये भी चीज़ सही है कि अगर ये ट्रैप ना करे, उसको एब्जॉर्व ना करें ये गैसें, तो हर अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी। ये हम पहले पढ़ रहे थे ना कि वो बैलेंस मेंटेन रखती है। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। लेकिन दिक्कत ये है कि रहने लायक जगह तो तब बनती है जब ये इस चीज़ को बैलेंस करके चलती है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है स्टूडेंट्स? आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है बेटा कि फैक्ट्रियाँ इतनी हो गई, उनसे निकलने वाला धुआं, कार का धुआं, हीट जो हो रही है वो इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर, और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अगर पहले से जितनी हीट है, अगर उसमें कोई चीज़ प्लस होती जाएगी, प्लस होती जाएगी, प्लस होती जाएगी, प्लस होती जाएगी, प्लस मतलब बढ़ती जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि उस चीज़ का, उस जगह का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो उसकी वजह से उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वार्मिंग मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल मतलब पूरे अर्थ पे। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट। अब वो मैं आपको बता रहा था ना क्या होता है क्या नहीं होता है उससे, तो यही होता है कि जो स्नो होती है ठंडे जगहों पे दुनिया में वो मेल्ट होने लगती है, और रिज़ल्ट क्या होता है, सी लेवल बढ़ जाता है और बाढ़ आने लगती है कोस्टल एरियाज़ में, और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं क्लाइमेट में। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कई सारे कंडीशंस चेंज हो जाते हैं और हालात जो हैं बदतर हो जाते हैं, और इसका असर प्लांट और एनिमल के लाइफ पे भी पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बेटा गायब हो रहे होते हैं। जब किसी भी जगह बाढ़, सूखा या इस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप और हम जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें ज़्यादा गर्मी झेल नहीं सकती और वो मर जाएंगी, तो लाइफ बैलेंस में नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें जानने समझने वाली हैं, हमने उन पर बात की थी। डू यू नो तो हमेशा से ही बहुत अच्छा होता है, आप भी जानते हैं। और एक चीज़ और है, उसको देख लेते हैं। क्या है कि व्हेन हेयर इज़ हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंड, तो ये फैलती है, बिकम्स लाइटर एंड गोज़ अप, तो हल्की भी हो जाती है और ये कहीं भी दौड़ती फिरती है। कोल्ड एयर इज़ डेंसर, और जो ठंडी हवा होती है सर्दियों में वो डेंस होती है, मतलब उसमें वज़न एक तरह से ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और हैवी भी होती है, इसलिए ठंडों की हवा हमें चुभती बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और ये इसलिए नीचे की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ कभी नहीं उठती है। आप ध्यान रखना, सर्दियों हवा कभी भी ऊपर की तरफ नहीं उठती है, क्योंकि वो इतनी हल्की होती नहीं है, और गर्मियों हवा इतनी हल्की होती है कि वो चारों तरफ घूम रही होती है। जब हॉट एयर अराइजेज, जब गर्म हवा आती है, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल द गैप, तो जो ठंडी हवाएं बेटा सराउंडिंग एरिया में है ना, जैसे मान लीजिए गर्म हवा आई, तो जो ठंडी गैस है, मान लीजिए इधर उधर ठंडी हवा है, गैस है, तो ये जो बीच का गैप है ये भरने लगता है, क्योंकि जो हल्की हवा है वो तो हर जगह फैलती है, और जो ठंडी है गैस हवा है उसको भी वो गैदर करके उसमें अपनी तरह से थोड़ा गर्माहट भरने के बाद उसको रन करती है। दैट इज़ हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेसेस। इसी तरह से जो हवा का सर्कुलेशन होता है कि एक जगह से दूसरी हवा जाना, एक और जाना, फिर दूर तक जाना, ये इसी बेस पे होता है बेटा। हल्की हवा, ठंडी हवा, बस आपको ध्यान रखना है। कोल्ड के मौसम में डेंस होती है, हैवी होती है, इसलिए वो सरफेस पे ही रहती है, लेकिन गर्मियों में वो हल्की हो जाती है, एक्सपेंड करती है, तो वो हर जगह फैल जाती है। तो हम सिर्फ आज के लिए इतना पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, मंडे से। आपके जो इसमें प्रॉपर नोट्स हैं, डायग्राम है, ये जो आपका होमवर्क मैं क्लास टाइम में बता देता हूँ, ये आप होमवर्क कर लिया करें। और कई बार मैं भूल जाता हूँ उधर ऐप पे डालना, बट आप ध्यान रखा करें, आपको होमवर्क हर बार मिलता है और आप प्रॉपरली अपने होमवर्क को करें। ठीक है स्टूडेंट्स? सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद ना हम लोग टेस्ट सीरीज़ शुरू करने की सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक से। मे बी 2-3 पार्ट में ये फिनिश हो जाए आफ्टर दैट, तो हम उसका अनाउंसमेंट आपको कर देंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।